नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस वक्त ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने अपने युद्ध के मैदान को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। ये युद्ध का मैदान समंदर की लहरों पर तैरता है। इसमें एक साथ 90 फाइटर प्लेन हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। इसमें दर्जनों खतरनाक किस्म की मिसाइलें लगी हुई हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक मार कर सकती हैं। और अमेरिका के इस युद्ध के मैदान का नाम है अब्राहम लिंकन युद्ध पोत। आज पूरा सच में हम आपको इस युद्ध पोत के एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने के लिए बनाए हैं कौन कौन से प्लान। साथ ही आपको आज हम क्राउन प्रिंस राजा पहलवी का भी प्लान बताएंगे, जिसमें वो ईरान को फिर से किसी यूरोप के देश की तरह बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ईरान में एक बार फिर क्यों गूंज रहा है मोसाद का नाम। क्या है ईरान की इस नई क्रांति में मोसाद का रोल। तो जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन प्रदर्शनों में मरने वालों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र समूहों की रिपोर्ट्स में भारी अंतर नजर आ रहा है। यह संख्या जानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईरान में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर पाबंदियां हैं। ईरान से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और ईरान की प्रतिक्रिया में दमन, गिरफ्तारी, मौत की सजा के फैसले और इंटरनेट ब्लॉक जैसे कदम शामिल रहे हैं, और इसने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। इन खबरों के बीच ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ईरान को चेतावनी दे चुके हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि मदद पहुंचने वाली है। ऐसे में ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को 5 घंटों के लिए बंद कर दिया। इस बीच तेहरान को लगातार धमकी और चेतावनी दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्या रोक दी गई है, और विश्वसनीय सूत्रों से उन्हें बताया गया है कि फांसी की योजना भी अब कैंसिल कर दी गई है। आप भी सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए मदद निकल चुकी है। वहीं ईरान के निर्वासित नेता राजा पहलवी से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राम ने भी मुलाकात की और कहा है कि मदद निकल चुकी है। और इन सब के बीच अब यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का एक बेड़ा भेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा है, और इसके पास इतनी ताकत है कि वो ईरान जैसे देश में तबाही मचा सकता है। इसे चलता फिरता युद्ध का मैदान कहा जाता है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की उसके पास क्षमता है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर टॉम हॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मार करने की जो क्षमता है वो 1600 से 2500 किलोमीटर के बीच की है। इससे ये ईरान की सीमा में दाखिल हुए बिना राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में हमला कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑले बार्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले करता है तो यह उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने का काम करेगा, जैसा कि पिछले साल जून महीने में देखा गया था। आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना के जो सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है, और यह परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है।
जनवरी महीने के पहले हफ्ते में ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर में ऑपरेट कर रहा था। अब ये ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व यानी कि ईरान के एकदम करीब बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी घटना है आज की। वहीं ईरान ने अचानक अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और दोनों तरफ से कड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं। उधर अमेरिका ने चुपचाप मिडिल ईस्ट में अपने अहम ठिकानों से अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमला होने की स्थिति में ईरान काफी खतरनाक पलटवार कर सकता है। इसलिए अब बहुत आशंका है कि कभी भी ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, ऐसा जानकार भी कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग मत हैं। और इस बीच अमेरिका ने कतर में स्थित अपने अल उदीद एयरबेस से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। यहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं और कतर ने कहा है कि क्षेत्रीय तनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस हमले की शुरुआत आखिर कहां से होगी। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत जो है, अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और वर्तमान में कम से कम 19 जगहों पर उसके 40 से 50,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। कतर का अल उदैद एयरबेस इसी इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां करीब 10,000 से अधिक सैनिक और दर्जनों लड़ाकू विमान हमेशा तैनात रहते हैं। और ईरान की स्थिति को देखा जाए तो ईरान के चारों तरफ अमेरिका के कई प्रमुख सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान के आसपास के देश जैसे कतर, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई में कुल मिलाकर 9 अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। आप इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने 9 सैनिक जो है वो अड्डे बना रखे हैं और इन 9 जगहों से ईरान पर यह हमला हो सकता है। और बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जो पूरे खाड़ी देशों की निगरानी करता है। यूएई का अल धाफरा एयरबेस अमेरिकी एयरफोर्स के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। और इराक के इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका के करीब 2,000 सैनिक हैं। और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी अड्डे पर फाइटर जेट्स और 35,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। वहीं कैंप आरिफ जान कुवैत शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो इस इलाके में सैन्य अभियानों के लिए रसद आपूर्ति और कमांड हब के रूप में काम करता है। तो जॉर्डन का मुबारक और किंग फहद एयरबेस ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का अहम केंद्र है। तो इस बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं तो अमेरिका ईरान पर किस हथियार से वार करेगा। आपको याद होगा पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। यह मिशन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से जाना गया, जिसमें B-2 ने लंबी दूरी तय करके लक्ष्य पर हमला किया था। और अमेरिकी बॉम्बर शक B-2 यकीनन दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन है। एक B-2 फाइटर प्लेन की कीमत $2 बिलियन के आसपास होती है। यह एक स्टेल्थ विमान है जो एयर डिफेंस से आसानी से बच जाता है। इसके अलावा इसे रडार पर भी नहीं ढूंढा जा सकता है। वहीं B-2 बॉम्बर दुनिया में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है और बेस पर वापस आ सकता है। इसमें हवा से जो हवा में जब ये उड़ता है तो उसी समय इसमें ईंधन भी भरा जा सकता है। और अमेरिका के पास कुल 20 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर हैं और इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ईरान के परमाणु ठिकानों के अलावा हूतियों के खिलाफ भी किया जा चुका है। B-2 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पायलटों के लिए एक खाना रखने, खाना गर्म करने के साथ साथ टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध है। और अब तक युद्ध में कोई भी B-2 विमान जो है वो अब तक कभी तबाह नहीं हुआ, कभी तक इसको कभी कोई दूसरा गिरा नहीं पाया। आपको बता दें कि अमेरिका इन B-2 बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में तैनात रखता है, जो ईरान से 2300 किलोमीटर दूर है। जबकि बम गिराने वाले इस विमान की जो रेंज है उड़ने की, जो फ्लाइंग टाइम है इसका, जो इसका फ्लाइंग एरिया कवर करता है, ये 11,000 किलोमीटर है, यानी उससे भी ज्यादा। तो ये जो 2300 किलोमीटर दूरी है ये आसानी से तय कर सकता है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है। और जहां तक ईरान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन की बात है तो B-2 के साथ F-35 लाइटनिंग और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैनात किए जा सकते हैं, जो ईरानी रडार सिस्टम को डिजिटल स्नाइपर की तरह अंधा कर B-2 जैसे भारी बॉम्बरों के लिए रास्ता साफ करते हैं। तो ये एक बड़ा कदम होगा अगर B-2 ईरान की तरफ रवाना होता है। तो अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में मिनटों में तख्ता पलट कर दिया था, मिनटों में, चुटकी पर। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास IRGC जैसा ताकतवर सुरक्षा बल है। IRGC ईरान की ढाल भी है
और उसका जवाबी हथौड़ा भी। IRGC की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो युद्ध को सिर्फ किसी सीमा के भीतर नहीं मानता है। वो अमेरिका अगर हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक या नौसैनिक कार्रवाई करता है तो IRGC का जवाब केवल ईरान की जमीन से नहीं आएगा। उसकी सोच यह है कि दुश्मन को एक साथ कई मोर्चों पर उलझा दिया जाए। अगर अमेरिका ईरान के सैन्य या राजनीतिक ठिकानों पर हमला करता है तो IRGC का पहला रिएक्शन उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर के जरिए सामने आएगा, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन नेटवर्क का संचालन मुख्य रूप से IRGC के हाथों में होता है। यह हथियार अमेरिकी सैन्य अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है, खासकर इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे इलाकों में जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पहले से ही है, वहां यह निशाना बना सकता है IRGC। और समुद्र में हालात और भी जटिल हो जाते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य में IRGC की नौसेना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। तेज रफ्तार छोटी नौकाएं, समुद्री ड्रोन, समुद्री बारूदी सुरंगें और तटीय मिसाइल सिस्टम, ये सब मिलकर उस रास्ते को असुरक्षित बना सकते हैं जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई जहां से होती है दुनिया के एक बड़े हिस्से में। और अमेरिका जानता है कि हॉर्मुज का थोड़ा सा भी अस्थिर होना वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है, और यही IRGC की सबसे बड़ी रणनीतिक धमकी है। लेकिन IRGC का असली खेल जमीन और समुद्र से भी आगे जाता है। इसकी कुछ फोर्स ने पूरे मध्य पूर्व में, पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे नेटवर्क बनाए हैं जो संकट की घड़ी में सक्रिय हो सकते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मौजूद ईरान के जो सहयोगी गुट हैं वो अमेरिका के लिए अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैली आग के रूप में सामने आ सकता है। तो ईरान पर हमला करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी पर तेहरान के लोगों का कहना है कि वो पूरी ताकत से अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप भी सुनिए ईरान के लोगों का क्या कहना है। من به نظرم احتمالش خیلی زیاده. چه من خود اصلا تعادل روحی روانی اصلا نداره. مشاورایی هم که داره اکثرا لاویای یهودن که به نفع اسرائیل فقط دارن حرف میزنن. یه برای ما دفعات قبلی جواب کوبنده بهشون دادیم دیگه. فکر نمی‌کنم جرأت بکنه بخواد حمله کنه. तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हैं कि ईरान में हत्याएं और फांसी रोक दी गई हैं, लेकिन ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एज़ई ने कहा है कि सरकार को तुरंत सुनवाई के जरिए हिरासत में लिए गए 18,000 से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह जरूर कहा है कि फांसी देने की कोई योजना नहीं है और इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा की बात मानी तो है, लेकिन इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। It was completely a different story. The reason I have to explain, and this is important, why they started to shoot at people, for one reason, they wanted to increase the number of deaths. Why? Because President Trump has said that if there are killings, he would intervene. And they wanted to drag him into this conflict. And that was exactly an Israeli plot. No, I haven't heard about that. And there is no any hanging today or tomorrow or whatever. That's Friday? I can tell you, I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. The number of deaths, although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. The exact figure would be announced very soon, perhaps tonight, by our authority. तो ईरान की सरकार बार बार यही बोल रही है कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, लेकिन अब तो ईरान के कई अधिकारी खुलेआम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने आंदोलन को भड़काने वाले मोसाद के 600 एजेंट्स को पहचान उनकी जो है वो कर ली है। मीडिया एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने बाकायदा मोसाद के 600 एजेंट्स की पहचान से जुड़े दस्तावेज अब सार्वजनिक किए हैं। इस रिपोर्ट में एक दस्तावेज भी जारी किया गया है जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और इजराइल समेत
कई देशों के नाम और फोन नंबरों की एक लंबी लिस्ट है। इस सूचना के आधार पर ईरान में एक इजरायली जासूस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस बीच। और आपको बता दें कि मोसाद लंबे समय से ईरान में एक्टिव है और वो पहले भी ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमलों और जासूसी नेटवर्क के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। और इसी वजह से ईरानी सरकार को लगता है कि मौजूदा जो अशांति है, जो वर्तमान अशांति है, उसमें भी मोसाद की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं तेहरान यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड स्टडीज के प्रोफेसर फुआद इजादी ने कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, वो जल्द ही मोसाद के कारण कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले चुके हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। We have had riots, and we have had Mossad agents infiltrating these riots, shooting at the police. We have had over 100 police casualties in the last 10 days or so. And how do we know that? The former CIA director, former Secretary of State, Mike Pompeo, sent these Mossad agents a New Year message greeting, saying that alongside protesters you have Mossad agents walking, which is true because Iranian authorities have arrested a number of Mossad agents. लेकिन इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि कुछ आंदोलनकारी अत्यधिक नशीली दवाओं के सेवन के कारण मारे गए हैं। इस प्रदर्शन के आयोजकों ने हिंसा को और भी ज्यादा भड़काने के लिए लोगों के बीच ड्रग्स बांटी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में आंदोलनकारी नेताओं ने फर्जी मौतें दिखाने के लिए अपने ही सदस्यों को करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। فارغ از تعداد اکثر کشته شدگان با چاقو، ایجاد خفگی و نزدیک به 60% آنها با ضربه نزدیک به سر کشته شدند. یکی از مجروحینی که ما دستگیر کردیم میگفت منو همون کسی زد که به اغتشاش دعوت کرد. بعد از اینکه مدتی گذشت با تیر منو زد، گفت شما دیگه به درد نمیخورید. तो ईरान में प्रदर्शनों के दौरान देश की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी या तो गोलियों का शिकार बने या जेलों में गुम हो गए। तेहरान की सत्ता इन मौतों के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रही है। ड्रग्स की भी बात सामने आ रही है और मोसाद का नाम ले रही है। लेकिन मानवाधिकार रिपोर्ट्स सीधे तौर पर खामेनेई के नेतृत्व वाले पूरे सरकारी तंत्र पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान सरकार के आरोपों को पुष्टि करने वाला स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं और इजराइल या मोसाद को प्रत्यक्ष रूप से आंदोलनकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराना तथ्य के स्तर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हादी घायमी कहते हैं कि ये भूखे लोगों का विद्रोह है और दमन के बाद भी अशांति खत्म होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। As you notice, people have fundamental issues that are not going to go away, including hunger. We keep hearing this is an uprising of the hungry. People cannot put basic necessities on the table anymore. So given the combination of such a fundamental crisis with all the other crises going on and the regime's inability to address any of them, the people will probably be looking for other ways of coming out, protesting or becoming trying to find ways to survive and move forward by challenging the regime. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे ईरान के लिए क्या है निर्वासित क्राउन प्रिंस राजा पहलवी का प्लान। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस राजा पहलवी ने आजाद ईरान का एक खाका पेश किया है। राजा पहलवी के मुताबिक आजाद ईरान अपने परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करेगा और आतंकी संगठनों को दिया जाने वाला समर्थन जो है वो तुरंत इसको रोक देगा। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और कट्टरपंथी विचारधाराओं से निपटेगा। उनका कहना है कि आजाद ईरान पड़ोसी देशों का मित्र बनेगा और क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में काम करेगा। राजा पहलवी ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य होंगे और अमेरिकी जनता से दोस्ती बहाल की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजाद ईरान इजराइल को मान्यता देगा और ईरान, इजराइल और अरब देशों के साथ लाने वाले क्षेत्रीय समझौतों को वो आगे बढ़ाएगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या संदेश में अपने कहा है। So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. In diplomacy, relations with the United States will be normalized and our friendship with America and her people will be restored. The state of Israel will be recognized immediately. To achieve this, now is the time to stand with the Iranian people. The fall of the Islamic Republic and the establishment of a secular, democratic government in Iran will not only restore dignity to my people, it will benefit the region and the world. हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विपक्षी चेहरा राजा पहलवी को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ा संभल कर उन्होंने इस बारे में बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि राजा पहलवी एक अच्छे इंसान उन्हें लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या वो ईरान के अंदर लोगों का समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं। इस बीच दुनिया भर में ईरान के ताज़ा हालात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सैकड़ों लोकतांत्रिक समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया और ये लोग ईरान में हिंसा खत्म करने की मांग कर रहे थे और ईरान में हो रहे विद्रोह का संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन में ईरानी मूल के लोगों ने भी हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर और बर्लिन में रहने वाले ईरानी लेखिका और एक्टिविस्ट सनाज आजिमपुर ने आरोप लगाया कि रजा पहलवी और राजशाही समर्थक इस विद्रोह को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनका मानना है कि ईरानी लोगों की शक्ति उनके अपने ही हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी राजशाही के हाथ में। Gerade hier der einzige Stimme, die laut ist, ist die Stimme von den Pahlavis, von Monarchisten, die versuchen, der Aufstand auch für sich zu vereinnahmen und zu sagen, dass die Repräsentation von iranischen Oppositionellen sind. Umso wichtiger ist, dass wir hier heute uns organisieren und sagen, nein, die Macht von den iranischen Menschen soll in ihr eigener Hand sein.
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन की निंदा की है। ब्रिटिश संसद में उन्होंने कहा कि वो अब ईरान पर और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप भी सुनिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या कहा। Mr. Speaker, can I start by condemning in the strongest possible terms the sickening repression and murder of protesters in Iran. The contrast between the courage of the Iranian people and the brutality of their desperate regime has never been clearer. Mr. Speaker, we've called out this brutality face to face. We're working with allies on further sanctions and doing all we can to protect UK nationals. तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।